अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक और वीडियो के साथ जो हमारे इस टॉपिक पे होगी किस तरीके से आप अच्छी टीम्स बनाएं, इफ़ेक्टिव टीम बनाएं और आप उसको किस तरीके से लीड कर सकते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और ये टीम होती क्या है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो काफ़ी दफ़ा हमें ये सुनने को मिलता है कि किसी टीम ने काम अच्छा नहीं किया, वो इफ़ेक्टिव टीम नहीं थी, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती, उसके अंदर इतनी परफॉर्मेंस एबिलिटी नहीं है। जब हम इफ़ेक्टिव टीम्स की बात करते हैं तो हमें ये पहले सोचना चाहिए जो टीम एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, क्या उसके इंडिविजुअल इस काबिल भी हैं कि वो एक टीम में हो सकें, क्या उनकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो एक दूसरे के साथ फंक्शन कर सकें और वो एफिशिएंटली या वो प्रोडक्टिव इतने हैं कि वो एक दूसरे के साथ काम कर सकें। तो जो इफ़ेक्टिव टीम होती है उसका पहला पॉइंट तो ये है कि ये ऐसे लोगों की टीम होती है जो एक दूसरे के साथ एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली काम कर सकें। उनके अंदर कुछ लीडरशिप के रोल्स हों, वो अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हों और वो अपने जितना भी काम का फोकस है वो एक पर्सन से बजाय वो काफ़ी डिफरेंट पर्सन के साथ फोकस कर सकते हो। ये ना हो कि वो सिर्फ अकेले ही बंदा काम कर सकता है, वो बाकी टीम के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। अब टीम तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम यही होती है कि वो ये समझ नहीं सकते कि इफ़ेक्टिव टीम क्या होती है। वो ये करते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट बंदे उठाए, देखा कि यार ये बंदा जो है थोड़ा बहुत काम कर रहा है, उठा के इसे डाल दिया, दूसरा उसके साथ लेज़ी डाल दिया। तो होता क्या है, एट दी एंड जो है आपकी इफ़ेक्टिव टीम नहीं बनती, क्योंकि वो एक ही बंदा हमेशा काम करेगा जो पहले की तरह और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था। जैसा कि अगर आपको याद हो कि आपकी बीएस या एमएस की डिग्री के ऊपर जब हमारे फाइनल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, स्पेसिफिकली बीएस की डिग्री के ऊपर, तो हमारे दो या टीम टीम मेंबर्स होते थे। तो एक जो अच्छे वाला होता था उसके पीछे सारे भागते थे कि यार ये काम करेगा और हमें पास करवा देगा। तो इसी तरीके से क्योंकि एट दी एंड क्या होता था कि उसी बंदे ने काम करना होता था और बाकी सारे पास हो जाते थे। तो यही चक्कर है इफेक्टिव टीम का, कि इफेक्टिव टीम भी लोग इस किस्म की टीम के अंदर जाना चाहते हैं जिसमें एक बंदा काफ़ी काम करने वाला हो, वो सारे काम कर ले और सारा क्रेडिट जो है वो सबको शेयर हो जाए। लेकिन असल में इस तरीके से नहीं होता, आपकी इफेक्टिव टीम नहीं बनती। तो होती क्या है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं। पहली बात यह है कि जितने भी टीम मेंबर्स हों उन सब के अंदर कोई ना कोई लीडरशिप रोल हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वो अपना काम खुद डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें बार बार इनपुट की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें बार बार ये ना बताने की ज़रूरत पड़े कि यार तुम अपने स्कोप ऑफ वर्क से बाहर जा रहे हो, तुमने ये काम गलत कर दिया है, तुमने ये काम सही कर दिया है। इसके अलावा जो है इफेक्टिव टीम के टीम मेंबर्स अपना स्केड्यूल खुद सेट करें और जो ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें टाइम दिया हुआ है उससे पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो है जो टाइम उन्हें दिया गया उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, ये ना हो वो टाइम जो है पार्टीज़ के अंदर यूटिलाइज़ हो रहा है, वो बातें करने में यूटिलाइज़ हो रहा है। इसके अलावा जब वो कोई चीज़ काम कर रहे हों तो जो है टेंजिबल वर्क प्रोडक्ट हो, कि कोई ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो दिख रही हो। अब ये ना हो कि हमेशा जो भी मीटिंग हो हम काम कर रहे हैं जी, हो रहा है जी, जो नॉर्मली यहाँ पे होता है इन पाकिस्तान के, हम काम कर रहे हैं जी, हो रहा है जी, हो जाएगा जी, आपको वक्त से पहले मिल जाएगा। ये चीज़ जो होती है गलत होती है। टीम मेंबर्स को इटसेल्फ खुद भी सोचना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस हो उनकी दिख रही हो। जब उनकी परफॉर्मेंस दिख रही होगी तो ऑटोमेटिकली वो एक इफ़ेक्टिव टीम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी काम कर रहे हैं वो म्यूचुअली अकाउंटेबल हो उनका, कि वो एक दूसरे के जो है मिल के काम कर सकें और सारे जितने भी लोग होते हैं एक टीम मेंबर, उन्होंने एक ही प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, इसी वजह से टीम बनाई जाती है। वो प्रोजेक्ट भी बड़े होते हैं, तो इस वजह से वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है वो सबकी शेयर्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि एक टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी ने सारे काम करने हैं। इसके अलावा जो है उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है वो भी, उसके ऊपर भी उन्हें फोकस करना चाहिए कि एक बंदा जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करके जो एक जैसे परफॉर्म करने वाले बंदे हैं उनको टीम के अंदर कंबाइन करना चाहिए। उसके अलावा प्रॉब्लम्स जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट्स के अंदर आती हैं वो टीम को खुद ही डिफाइन करनी चाहिए और ख़ुद ही रिजॉल्व करनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो वो आप सीईओ के पास पहुंच गए हैं, टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंच गए हैं, जी ये काम मुझसे नहीं हो रहा। तो आप किस काम के हैं भाई अगर आपसे वो काम नहीं हो रहा है। तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये छोटी सी क्वालिटीज़ हैं जिनको आगे हम डिटेल में भी अभी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से काम करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं इफेक्टिव टीम के अंदर फर्दर जाऊँ, मैं ये डिस्कस करूँगा कि टीम होती क्या है। नॉर्मली हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखते हैं कि टीम जो है वो कुछ स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, 2 या 3 या 4 लोग होते हैं वो जो एक साथ काम कर रहे होते हैं और जिन्होंने कोई एक साथ शेयर करना होता है काम, कोई किसी और एक्सपर्टीज से होता है, कोई डिफरेंट एक्सपर्टीज से होता है, वो सारे मिलके कोई एक म्यूचुअल एक काम करने या म्यूचुअल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उनको एक कॉमन गोल या तो वो खुद बना लेते हैं या उनका कॉमन गोल जो होता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन उन्हें गिवन दे दिया जाता है। अब ये होता है कि वो टीम मेंबर्स जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करनी होती है और उनको रिजल्ट्स भी अचीव करने होते हैं। तो एक नॉर्मल टीम के अंदर तो आपके पास लोग होंगे जिन्होंने काम करना है, जिनका एक कॉमन गोल होगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होगी। बट क्या वो जो नॉर्मल टीम है वो क्या इतनी इफेक्टिव होगी
कि वो जो है आपका जो प्रोजेक्ट है उसको अचीव कर सके, उस कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो ये सोचने की बात है जहाँ के ऊपर आपके इफ़ेक्टिव टीम का जो है पर्पज़ या फोकस आपके पास इन कंक्लूजन आ जाता है कि क्यों हमें इफ़ेक्टिव टीम चाहिए। सो जब इफ़ेक्टिव टीम की बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव टीम हमें चाहिए अब, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी प्रोडक्ट के लिए सक्सेसफुली काम कर सकें और जो हमारी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकें और कम टाइम के अंदर उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि अगर इस टीम को बनाना भी है तो ये इतना आसान काम नहीं है। जो इफ़ेक्टिव टीम होती हैं उनके ऊपर टाइम कंज्यूम होता है, वो एक सेंसिटिव टीम्स होती हैं जो ख़ास तौर पे बिज़नेस प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रेशर के अंदर काम कर सकते हैं। वर्क प्रेशर जो है वो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, और जब प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन डिफाइंड होती है तो वर्क प्रेशर उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये वो लोग होंगे जो वर्क प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को ढूंढना, ट्रेन करना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पर्सन को हायर कर लिया है और वो जो है वर्क प्रेशर को पहले दिन से हैंडल करना शुरू कर देगा। आपने उसको इस लेवल के ऊपर ट्रेन किया होगा कि वो आपका वर्क प्रेशर जो है हैंडल कर सकेगा। इसके अलावा जो है जब टीम वर्क हम टीम को बिल्ड कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते। अगर कोई पर्सन काम कर रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि जी अच्छा मैनेजर सेल्स है, तो ये सारा काम मैनेजर सेल्स ने किया होगा। चाहे वो बेचारे जो सेल्स पर्सन नीचे काम कर रहे हैं वो बेचारे सारे दिन बाहर गर्मी में घूमते रहते हैं, वो सारे काम करते हैं और एट दी एंड उनको कुछ नहीं मिलता। इसी तरीके से आप जो है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें, जो लाइनमैन होते हैं सारा काम तो उन्होंने करना होता है। जो ऊपर बीएम बैठा हुआ होता है या मैनेजर बैठा होता है उसने क्या करना होता है, उसने तो सिर्फ ऑर्डर देने होते हैं कि भाई इधर कनेक्शन लगा दो या कोई और चीज़ कर दो। तो बेसिकली हमें सबकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। अगर एक लाइनमैन ने एक कनेक्शन लगाना है या एक सेल्स टीम ने एक प्रोडक्ट सेल कर दिया है तो वो आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ओवरऑल ही आपके ऊपर एक आपको सेल्स ला के दे रहा है, एक आपको मनी ला के दे रहा है। इस वजह से हमें उनकी एफ़र्ट के ऊपर अटेंशन लगा देनी चाहिए और उन्हें टाइम देना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि जब हम अप्रिशिएट करेंगे तो वो एक इफेक्टिव टीम मेंबर बनेगा और वो मोटिवेटेड टीम मेंबर बनेगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा और आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। क्योंकि जब वो काम अच्छे तरीके से करेगा तो ओवरऑल जो पूरी टीम है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा और वो काम आपकी पूरी टीम के साथ आपको अच्छे तरीके से एक कॉमन गोल अचीव करने के अंदर मदद देगा। तो इफेक्टिव टीम बिल्डअप करने का मकसद तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इफेक्टिव टीम इस वजह से बिल्ड करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि वो टीम काम करेगी हमारे लिए और अच्छे तरीके से काम करेगी और कम टाइम के अंदर जो है हमें एक चीज़ या प्रोडक्ट अचीव करके देगी। तो अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी पीछे बताई थी थोड़ी बहुत, उनको मैं थोड़ी और फर्दर डिटेल में आपको ये बता देता हूँ कि इफेक्टिव टीम की और क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। पहली क्वालिटी तो आपके पास ये होनी चाहिए कि ट्रस्ट होना चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब ट्रस्ट किस तरीके से बनाएंगे? ट्रस्ट इस तरीके से बनता है कि कुछ आपके पास ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ आपके पास न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं। जब आप एम्प्लॉयज़ को एक ओपन एनवायरनमेंट, ओपन कम्युनिकेशन की देते हैं, हॉनेस्ट कम्युनिकेशन होती है, एम्प्लॉयज़ से चीज़ें छुपाते नहीं हैं, उनको टाइम के ऊपर बोनसेस मिल जाएँ, उनको टाइम के ऊपर चीज़ें मिल जाएँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एक टू वे ट्रस्ट होता है। टू वे ट्रस्ट जब होता है तभी एक बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई भी पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा और वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की हमेशा सोचता रहेगा। इसके अलावा जो है ट्रस्ट वाली एनवायरनमेंट बनाने का तरीका ये है कि ऐसे लोग हायर किए जाएँ, अच्छे लोग हों जो मोटिवेट करें। अब ये नहीं है कि आपने जूनियर्स को हायर किया उसे आप मोटिवेट ना करें, इतना रगड़ा लगाएं कि वो छोड़ के भाग जाए। तो ये इस तरीके से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ट्रस्ट अचीव करने के लिए आपको अच्छे लोगों को हायर करना है और उन्हें ट्रेन करना है कि उनके अंदर पेशेंस हो और वो म्यूचुअली अच्छे तरीके से न्यू कमर्स या आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ बात करें, अच्छे तरीके से अचीव करें। इसके अलावा जो है आपको इफेक्टिव टीम बनाने के लिए भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो टू वे और कंसिस्टेंट हो। अब होता क्या है कि एक बंदा काम कर रहा होता है, उसी का नाम आ जाता है क्योंकि वो हेड ऑफ़ द कमेटी होगा या हेड ऑफ़ द प्रोजेक्ट होगा, तो उसी की भाई उसी ने सारा काम किया, बाकी बंदों ने तो कोई काम नहीं किया। तो आपको ये काम नहीं करना, आपने सारी टीम मेंबर को जो है अप्रिशिएट करना है, उनकी फीडबैक उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर देनी है और एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाके आपने फोकस करना है एज अ टीम लीडर एंड एज अ CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एज अ टॉप मैनेजमेंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ट्रेन कर दोगे या कोई और चीज़ होगी कल को आपकी सीट पे बैठ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ तो हमेशा डिफरेंट ही रहेंगी। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है वो पूरे के पूरे टीम मेंबर्स को प्रोवाइड करनी है और ओवरऑल उनकी एफ़र्ट जो होगी उनका मॉनिटर भी टीम मेंबर्स के हिसाब से और उनकी प्रैक्टिस के हिसाब से देख रहे होंगे कि किस एरिया के अंदर या कितना काम पूरी टीम ने किया है और वो उनके मेंबर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं।
तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने पूरे टीम मेंबर्स के साथ शेयर करनी है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ टीम लीड को बुलाया और उसे प्रोजेक्ट दे दिया। जब तक उसके टीम मेंबर्स को ही नहीं पता होगा या जो टीम आपने नहीं बनाई होगी, तो उसके बगैर जो है आप कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। हमेशा सारी मीटिंग्स के अंदर सारे टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करें। एक और जो बड़ी बात होती है कि हम ऐसे मेंबर्स जो इंक्लूड कर लेते हैं जो सुन नहीं सकते। ये जो लिसनिंग का एक फ्यूचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी की सुन नहीं सकते हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो लिसनिंग आपका इंपॉर्टेंट फ्यूचर है आपके टीम मेंबर्स का। जो बंदा ज़्यादा सुन सकता है और जो बंदा जो है अच्छी चीज़ें सुन सकता है, ये नहीं है कि आप उसको बुला के 24 घंटे ही उसको जो है आप जो है फजूल किस्म की बातें कहते रहें, उसके बाद भी वो आपकी सुने। ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो अगर कम्युनिकेट अगर आप उससे कर रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं तो वो सुने और अच्छे तरीके से फर्दर कम्युनिकेट कर सके। तो जो टीम मेंबर्स होते हैं उसके अंदर एक पेशेंस की एक क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है टीम मेंबर्स को ब्लेम गेम नहीं खेलनी चाहिए। उनको जिस बंदे ने जौन सा काम किया, अगर गलत किया है सही किया है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है कि मैंने ये गलत किया है। अगर आप पर्सनल जस्टिफिकेशन ही सारा साल लेते रहेंगे तो वो टीम मेंबर जो है कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर सकेगी। इसलिए पर्सनल जस्टिफिकेशंस के बजाय आपको ऐसी टीम के साथ काम करना है जो ब्लेम गेम ना खेले। उसके अलावा जो है आपको जब कोई भी टीम सक्सेसफुल होगी तो उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। अपने स्पेशल परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे जाके हर टीम मेंबर की परफॉर्मेंस को देखना है, उसी हिसाब से आपने उसके साथ काम करना है। इसके एक अच्छा तरीका ये भी होता है, जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है आप एक छोटा सा सेशन कर लें, गेट टुगेदर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जिसने अच्छा काम किया है, जिसने जिस तरीके से जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने अच्छा काम किया है तो उसे एक छोटा सा अवार्ड दे दें। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड्स होते हैं, एम्प्लॉय टीम लीड के अवार्ड्स होते हैं, सेल्स टीम के अवार्ड होते हैं। तो बेसिकली आपने सबकी सक्सेस को टुगेदर आपने जो है आइडेंटिफाई करना है और सबको उसके अंदर बुलाएं, कम्युनिकेट करें ताकि बाकी इंडिविजुअल्स भी मोटिवेट हो सकें और वो आपके लिए काम कर सकें। तो ये एक अच्छा सा तरीका है आपके पास जो है ताकि आप इफ़ेक्टिव टीम को बना सकें। इसके अलावा जो है जो अच्छी टीम्स होती हैं वो आपके पास काम कर रही होती हैं कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के एक्सपर्टीज़ लेवल के साथ फोकस कर रहे होते हैं और एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ लेवल को समझते हैं। तो अगर वो एक दूसरे के एक्सपर्टीज़ लेवल को समझेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से आपको वैल्यूएबल आउटकम देख सकेंगे। अगर वो वैल्यूएबल आउटकम देने की अगर आप बात करें तो उन टीम मेंबर को समझना चाहिए कि किसका कौन सा काम है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ऐसे पर्सन सेलेक्ट करें जिसको उसका काम पता हो। अगर उन्हें उनका काम नहीं पता होगा तो अल्टीमेटली जो है वो उस टीम के साथ काम नहीं कर सकेंगे। देन हमारे पास एक और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भी कोई बंदा मिस्टेक करता है हम उसको डीमोटिवेट करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसे ये कहते हैं तुमने गलत काम किया है। क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट जो है आपको नहीं देनी चाहिए। आपको उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए लर्निंग की। आपने उन्हें बताना चाहिए कि कौन सी आपके पास जो आपने गलती की है, और ये काम होता है टीम लीड का। अगर आपने कोई टीम लीड बनाया, अगर कोई पर्सन आपके गलती भी कर रहा है आपकी टीम के अंदर, तो टीम लीड को चाहिए कि वो उसे पनिश ना करे, उसे इनक्रेज करे और उसे ये बताए कि ये काम आपने इस तरीके से गलत कर दिया है लेकिन आप इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है बार बार एरर्स आ रहे हैं तो आपको जो है वो बंदा अगर बार बार काम कर रहा है तो इट मीन्स कि वो इफेक्टिव टीम का मेंबर नहीं है। तो ऐसा पर्सन आप पहले ही ना इंक्लूड करें जो आपके पास बार बार एरर कर रहा है या मिस्टेक्स करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन सम टाइम ये होता है कि अगर कभी कोई एरर आ भी जाता है तो वो एज अ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये भी टीम लीड का काम है कि उसे पता हो कि ये गलती जो है इतना बड़ा रिस्क नहीं जनरेट करेगी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट के लिए, और कोई इनोवेशन इसके थ्रू मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जो टीम लीड या टीम मेंबर्स का काम है, अगर उन सब के अंदर लीडरशिप के रोल्स होंगे, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होंगी, पेशेंस होगा, लिसनिंग की स्किल्स होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकते हैं और एक कॉमन गोल अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीम मेंबर्स इटसेल्फ जो है वो एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन को हॉनर करना चाहिए उन्हें उसको, क्योंकि वो एक साथ काम करके टोटल टीम वर्क जनरेट करेंगे। तो गुड टीम्स जो होती हैं या इफेक्टिव टीम्स में कहूँ तो वो एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन को हॉनर करती हैं। वो एज अ टीम मेंबर जो है टोटल टीम वर्क के लिए काम करती हैं, वो एज अ सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही होती। जो आखिर में आती है मेरे पास बात वो ये है कि जो टीम लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लीडरशिप के रोल के लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई सेक्रेटरी है तो वो एक्सपर्ट होगा वर्ड प्रोसेसिंग में, ऑफिस के और जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो आपके पास क्लाइंट रिलेशन में एक्सपर्ट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। तो इसी तरीके से आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा पर्सन जो है वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज़ दे सकता है, या वो आपको किस किस्म की एक्सपर्टीज़ कंबाइन दे सकता है पूरी टीम के लिए। तो आपको ये खुद टीम लीड जो ऑर्गेनाइजेशन के आप बना रहे होते हैं जब टीम्स, तो आपको खुद सेलेक्ट करना है कि किसको टीम लीड बनाना है, और उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। आपको एक सर्वे कंडक्ट करना चाहिए या आपको वोट्स काउंट करवा लेने चाहिए या उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लें।
ऐसा पर्सन भी नहीं होना चाहिए जो खुद काम ना करे और सारी टीम से सिर्फ काम बैठा हुआ करवा रहा हो। और यूजली होता भी यही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर्स होते हैं वो हमेशा यही काम कर रहे होते हैं, मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट जूनियर्स को कर रहे होते हैं, ताकि यहाँ के ऊपर जो है उन्हें ये होता है कि कहीं कल को ये मेरी सीट ना ले ले। लेकिन ऐसा नहीं होता, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब करते हैं, आप जो है उन बंदों को ख़राब करते हैं और आप गुड टीम को बना नहीं सकते हैं। इस वजह से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती अगर आप ऐसा सोचते हैं। सो अब बात करेंगे आगे कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अभी तक मैं ये जो क्वेश्चन है आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो नेक्स्ट में इसके ऊपर बात करूँगा, मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में बात करूँगा कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल पे ज़रूर जाएं, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको उर्दू या इंग्लिश में समझना है तो ज़रूर उसे कमेंट के अंदर आप लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बना सकूँ। और जैसा कि पिछली वीडियोज़ में बताया जा चुका है कि आप किसी भी ट्रेनिंग के लिए आप एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। उसके स्टेप्स मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो स्टेप्स हमारे पास ये हैं, इस स्टेप्स के थ्रू जो है आप फॉलो कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो आप क्या सोच रहे हैं? आज ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ये सर्टिफिकेट हासिल करें घर बैठे हुए।